नमस्कार, मैं हूं A.K. अरुण और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। मित्रों, पिछले 2-3 महीने से हम लोग कोरोना की ही बात कर रहे हैं। कोरोना के इर्द गिर्द ही हमारी चर्चा भी हो रही है। देश के स्वास्थ्य की जब भी चर्चा होगी तो निश्चित रूप से कोरोना सामने आएगा। उसके कई रूप सामने आ चुके हैं, इसलिए उस पर चर्चा भी बहुत ज़रूरी है। आज मैं कोरोना संक्रमण से निपटने में जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की भूमिका है उस पर बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि कोरोना संक्रमण को लेकर जो विवाद हैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करूं। कोरोना संक्रमण के विवाद शुरू से आंकड़ों को लेकर भी हैं। कोरोना संक्रमण की शुरुआत में एक तो सबसे बड़ा विवाद था कि यह वायरस कहाँ से आया, कौन इसके लिए जिम्मेवार है। चीन का अमेरिका पर आरोप था, अमेरिका का चीन पर आरोप, और फिर बाद में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को जिम्मेवार ठहराया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सफाई दी कि नहीं, वो निष्पक्ष रूप से इस पूरे मामले को देख रहा है और उस पर काम कर रहा है। शोध से संबंधित बहुत सारे दावे भी सामने आए। उन दावों में वैक्सीन को लेकर कई नए दावे थे, दवाओं को लेकर कई दावे थे। कुल मिलाकर एक आम आदमी के सामने जो स्थिति थी वो बहुत ही अस्पष्ट सी स्थिति थी, बहुत ही ऊहापोह की स्थिति थी। कई देश की सरकारों ने, लगभग पूरी दुनिया ने लॉकडाउन का निर्णय लिया था। अलग अलग समय पर सरकारों ने लॉकडाउन किए। उनकी जनता के साथ उन सरकारों के जो भी तारतम्य रहे, उनकी जो प्रतिबद्धताएं थी, उसके हिसाब से सरकारों ने व्यवहार किया। लेकिन हमारे देश में, भारत में खास करके निम्न मध्य वर्ग और श्रमिक लोगों की, प्रवासी लोगों की बहुत दुर्दशा हुई। यह देखा गया कि स्त्रियां, छोटे छोटे बच्चे हजारों मील दूर अपने घर पैदल निकले। सरकार ने उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया। बाद में राजनीति भी हुई। किसी ने बस का इंतजाम किया तो सरकार ने उनके बस को रोका। किसी के बहुत सारे अलग अलग किस्म की बातें थी जिस पर मुझे चर्चा करना बहुत ज़रूरी नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि दुनिया में जो भी बातें हैं, जो भी सूचनाएं हैं, वो तो पहुंच ही जाती हैं। हाँ, उस पर हम चर्चा करें ना करें। खैर, चीन में जो विवाद था वो कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के आंकड़े को लेके था। दावे ये थे कि बहुत ज़्यादा लोगों की जानें गई है। फिर ये था कि नहीं, चीन ने आंकड़े छुपाए। ये सारी बातें आप देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के शुरू से अब चले आ रहे हैं। अब एक नया विवाद है कि कोरोना संक्रमण के बचाव का टीका तैयार हो गया है। कई दावे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक दावा है जिसको लेकर भारत की एक कंपनी बहुत उत्साही है, और उसका तो ये भी दावा है कि वो अक्टूबर तक एक मुकम्मल वैक्सीन के साथ आएगी। बहुत बड़े पैमाने पे वैक्सीन बनाने वाली हिंदुस्तान की यह कंपनी करीब 1.5 अरब वैक्सीन सालाना बनाने की दावे कर रही है। खैर, कोरोना संक्रमण को लेकर जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के दावे हैं वो थोड़े से बहुत ही कई जगह तो हास्यास्पद भी लगते हैं। मैं अगर आयुर्वेद और यूनानी की बात करूं, यूनानी के दावे बहुत ज़्यादा उस तरह से तो सामने नहीं आए, लेकिन आयुर्वेद में खास करके जीवनी शक्ति यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने, उसको बढ़ाने की बात को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं आयुष मंत्रालय ने। और उस दिशा निर्देश में गर्म पानी पीना, तुलसी का काढ़ा पीना, हल्दी वाले दूध पीना और भी इस तरह के च्यवनप्राश के सेवन की बात की गई है। यानी कि ऐसे तत्व जो हमारे शरीर की जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं, उन तत्वों के सेवन की बात की गई है। और मुझे लगता है कि पूरे देश में इस बात को स्वीकार भी किया जनता ने, और लगभग सभी लोगों ने, चाहे वो किसी भी सिस्टम, किसी भी चिकित्सा पद्धति से जुड़े हों, उन सब लोगों ने आयुर्वेद के इस काढ़े को, आयुर्वेद के इस इम्यून बूस्टर ड्रॉप्स को स्वीकार किया। ऐसे ही होम्योपैथी में कई दवाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी हुए। शुरू में होम्योपैथी की एक दवा आर्सेनिकम अल्बम को लेकर एक दिशा निर्देश जारी हुआ। बाद में कई जगह देखा गया कि आर्सेनिकम अल्बम के नियमित प्रयोग के बावजूद भी उनको बहुत लाभ नहीं मिला। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ शोधकर्ताओं ने होम्योपैथी की एक दवा कैम्फोरा 1000 को प्रयोग में लाया और उसके अच्छे परिणाम दिखे। मुंबई के जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक और रिसर्चर डॉक्टर राजन शंकरन ने कैम्फोरा को लेकर काफ़ी दृढ़ता दिखाई। उनके संकल्प का आधार कई सारे देशों में कैम्फोरा को लेकर किए गए अध्ययन था।
सबसे प्रमुख अध्ययन तो ईरान में डॉक्टर आदित्य काशरियान ने किया। उनके इस अध्ययन में देखा गया कि कैम्फोरा बड़े पैमाने पे लोगों को कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने में, कोरोना के खिलाफ बचाव करने में मदद कर रही है। ऐसे ही डॉक्टर मसीमो ने फ्रांस में अध्ययन किया, ऐसे ही इटली में भी अध्ययन हुआ, अमेरिका में अध्ययन हुआ, मुंबई में डॉक्टर शंकरन ने खुद किया, दिल्ली में मैंने भी एक अनौपचारिक रूप से एक अध्ययन किया और उसके निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम आए। दिल्ली में खास करके दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का मुझे बहुत सहयोग मिला, आयुष विभाग का मुझे बहुत सहयोग मिला। मैं विशेष रूप से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी का जिक्र करूंगा। उन्होंने अपनी व्यस्तताओं के बावजूद मेरे लिए, खास करके होम्योपैथी के लिए समय निकाला। उन्होंने ऐसी कोशिश की कि होम्योपैथी को इंडिपेंडेंट कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जो भी अध्ययन करने हैं उसका मौका मिले, और वो मौका मिला। दिल्ली के आयुष विभाग का, दिल्ली सरकार के आयुष विभाग का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी मदद से दिल्ली के कई महत्वपूर्ण कंटेनमेंट जोन मुझे मेरे नेतृत्व में कुछ दवाओं को प्रिवेंटिव दवाओं के तरह होम्योपैथी की दवा को बांटने का एक मौका मिला। और हम लोगों ने देखा कि उन इलाकों में जहाँ भी हम लोगों ने होम्योपैथी की प्रिवेंटिव दवा बांटी, उसका बहुत ही सकारात्मक असर हुआ। खास करके निहाल बिहार में हमने देखा, हमने शालीमार बाग में देखा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेनमेंट जोन था और इन इलाकों से बड़े पैमाने पे लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे। ऐसे ही तिलक नगर का एक इलाका है, तिलक बिहार, जो बहुत ही पिछड़ा इलाका है। उन इलाके में बहुत कम आय वाले लोग रहते हैं, उनमें कोरोना संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा था। वहाँ पर भी हम लोगों ने जब होम्योपैथिक प्रोफाइलैक्सिस बांटी, होम्योपैथी की रोग से बचाने वाली दवा बांटी, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो ये कुछ दावे थे। इसके अलावे भी कई होम्योपैथिक चिकित्सकों ने अपने अपने अध्ययन किए। मैं यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि होम्योपैथिक चिकित्सा एक पर्सनलाइज चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा पद्धति में चिकित्सक अगर दक्ष है, चिकित्सक अगर होम्योपैथी के सिद्धांतों के अनुसार काम करता है, तो हर व्यक्ति के जटिलतम स्थिति में, अगर किसी भी रोग में, मान लीजिए कि कोरोना का ही कोई मरीज है और उसके रोग की स्थिति एक जटिल अवस्था में पहुंच चुकी है, ऐसे में एलोपैथी की दवाएं काम नहीं कर रही, ऐसे में कोई और सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पर होम्योपैथिक इंडिविजुअल मेडिसिन की बहुत अहम भूमिका है। हम यहाँ यह जिक्र जरूर करना चाहेंगे कि लोग कंफ्यूज ना हो। होम्योपैथिक प्रोफाइलैक्सिस एक जीनस एपिडेमिकस की तरह होता है। होम्योपैथिक प्रोफाइलैक्सिस में कोशिश ये होती है कि सबको उनके सामान्य लक्षणों में जो साम्यता है, उनमें जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, उनके आधार पर कोई एक ऐसी दवा चुन ली जाए जो उसके शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाए, मतलब मास लेवल पर इम्यूनिटी को बढ़ाए। और ऐसी दवाओं का भी चयन हुआ और उसके आधार पर देश में काफ़ी होम्योपैथी की दवाएं बांटी गई। तो मैं अपने निजी अनुभव में मैं कैम्फोरा 1000 पोटेंसी को बहुत महत्व दे रहा हूं और मुझे इसके प्रमाण भी मिल रहे हैं। खास करके मुंबई से जो अध्ययन हुए हैं और दिल्ली में मैंने जो किया है, उसमें कैम्फोरा को हमने बहुत प्रभावी रूप में लोगों को कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव बनाते हुए देखा है। खैर, बाकी दावों के बारे में मेरी कोई नेगेटिव राय नहीं है। ऐसे तमाम चिकित्सक जो अपने अनुभव और अध्ययन से काम कर रहे हैं, उनको अगर कुछ और भी बेहतर परिणाम मिल रहे हैं तो मैं उसका भी स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि मानवता के लिए इन सारे प्रयोगों को जरूर जनता के बीच में लाया जाए। लेकिन ये सारे प्रयोग, ये सारे अध्ययन प्रामाणिक हों, ये सारे अध्ययन दिल से किए जाएं और ये सारे अध्ययन कम से कम होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में मदद करें, होम्योपैथी का नाम रोशन करें। ये कम से कम सभी चिकित्सकों की मंशा होनी चाहिए। यहाँ मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगा कि मैं देखता हूँ, खास करके दुनिया भर में और देश भर में ये बातें चलाई जा रही है कि कई ऐसे लोग हैं जो योग और आयुर्वेद के नाम पर, मैं तो सीधे सीधे कहना चाहूँगा कि पतंजलि योग की तरफ से बाबा रामदेव का एक दावा है कि उन्होंने कोरोना से बचाव की दवा इजाद कर ली है।
अखबार में मैंने देखा कि एक शहर के कलेक्टर उनको शायद अनुमति दे चुके हैं कि वो दवाओं का परीक्षण करें। अब यहाँ पर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि दवाओं के परीक्षण की अनुमति तो ICMR देता है, दवाओं के परीक्षण की अनुमति वहाँ का ड्रग कंट्रोलर देता है, क्योंकि यह एक बहुत ही जिम्मेवारी का काम है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, इसमें एथिक्स कमेटी होती है, इसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि जो प्रयोग दवाओं का होगा जिन पर उनकी जो मानवाधिकार है वो उसका हनन न हो, उनके सेहत पर उसका बुरा असर न पड़े, और अगर ये सब कुछ हो भी जाए तो उसकी जिम्मेवारी दवा के कंपनी या दवा के प्रूवर पर तय की जाती है। तो इन सारी चीज़ों से अलग हटकर अगर इस तरह के आनन फानन में अगर कोई प्रयोग हो रहे हैं तो मैं उसको ठीक नहीं मानता, और मुझे लगता है कि हमारी जनता, हमारे लोग जो कम से कम ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको ये जागरूक होना चाहिए कि आपको अगर कोई भी पद्धति या कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन या कोई भी कंपनी अगर गिनीपिग बनाना चाहता है तो आप उससे बचिए। आप गिनीपिग नहीं हैं, आप इस देश के एक सम्मानित नागरिक हैं, और आपका फर्ज है कि आप अपने शरीर का उपयोग किसी प्रयोग के लिए होने दें या न होने दें, ये आपका राइट है, ये आपका हक है, और आपके लिए कानून में काफ़ी इस तरह की प्रावधान हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो दवाओं के प्रयोग, दवाओं के परीक्षण और उसको बाज़ार में लाने के पहले की तमाम प्रक्रियाएं बहुत जटिल होती हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का दावा करता है कि वो बहुत जल्दी दवा के साथ आ रहा है, तो मुझे लगता है कि उसमें उसका व्यापार वाला पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता के कल्याण के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो सामुदायिक तौर पर होंगी, उसमें बड़े पैमाने पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सहभागिता होगी, क्योंकि वो मानवता के लिए है, तो जाहिर है कि उसके स्टेक होल्डर्स एक बड़े पैमाने पर वो लोग होंगे जो कम्युनिटी में हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी अपने निजी व्यापारिक हित के लिए इस तरह का काम करती है तो मुझे उससे व्यक्तिगत रूप से तो दिक्कत है ही। मैं भी एक वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति हूँ और होम्योपैथी के विधा में इस तरह के तमाम शोधों को करता रहता हूँ, लेकिन मेरी कभी भी ऐसी मंशा नहीं रही कि हम किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल करें, उस पर हम दवा का प्रयोग करें, परीक्षण करें और उसके बाद हम उसका व्यापारिक लाभ लें। बहरहाल कोरोना एक रहस्यमय रोग के रूप में हमारे समाज में है। तमाम दूसरे जो प्रयोग हुए, खास करके प्लाज्मा थेरेपी की बात चली, वो भी बात धीरे धीरे गुम हो गई। HCQ नाम की दवा को ही अब एक फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि चिकित्सकों की सहमति है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस दवा का ही इस्तेमाल हो। तो एलोपैथी में HCQ यानी कि वो जो हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की दवा है उसका इस्तेमाल हो रहा है। इन सब के बावजूद मैं अपने सभी दर्शकों से, अपने सभी मित्रों से, खास करके श्रमिक मित्रों से ये कहना चाहूँगा कि वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम सामान्य रूप से अपने घर में बहुत सहज रूप से उपलब्ध सस्ते ग्रेन्स हैं उसका हम अगर इस्तेमाल करें तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे चना है, चने को आप भिगो लें, उसके बाद उसमें अगर अंकुरन आ जाए तो आप उसका सेवन कर सकते हैं, भिगोए हुए चने का सेवन कर सकते हैं, उसको उबाल कर उसमें थोड़ा सा मसाला वगैरह डालकर आप उसका सेवन कर सकते हैं, आप उसका सलाद का प्रयोग कर सकते हैं। तमाम सब्जियां हैं जैसे खीरे हैं, ककड़ी हैं, तरबूज हैं, खरबूज हैं, ये सारी चीज़ें बहुत पौष्टिकता वाली चीज़ें हैं। विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है, खास करके प्रोटेक्शन में, रोगों से बचाने में और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में। तो बहुत सारे ऐसे देसी चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत कम पैसा खर्च करके अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा पोषण दे सकते हैं। इन सारी बातों का आप ख्याल रखें। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के जो प्रमाणिक दावे हैं आप उनको मानें। इस तरह के तमाम बहुत सारी जानकारियाँ जो व्हाट्सएप पे चल रही है उसके चक्कर में ना पड़ें, आप उसकी प्रमाणिकता जांच लें और फिर उसका इस्तेमाल करें। तो मित्रों, आज हमने आपसे वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की भूमिका, खास करके कोरोना से बचाव में, और दूसरे जो इस तरह के तथाकथित दावे हैं उनकी चर्चा की। मैं चाहूँगा कि आप जागरूक रहें। कोरोना का संक्रमण बढ़ने ही वाला है, कोरोना हमारे साथ ही रहने वाला है। तो हम कोरोना के साथ कैसे जिएं, कोरोना के साथ रहते हुए हम अपने आप को कैसे बचाएं, हम अपनी कम्युनिटी को कैसे बचाएं, अपना रोज़गार कैसे चलाएं, इन सारी चीज़ों पर आपकी चिंतन, आपकी बातचीत
बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि हमको हमारे राजनीतिज्ञों को अपनी भावनाओं से अवगत कराना चाहिए ताकि हमारा रोजगार भी चले और हमारी सेहत भी बची रहे। आज इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बात करूंगा। कोशिश रहेगी कि देश का स्वास्थ्य मेरे साथ में हम कुछ ऐसी बातें करें जिसमें आपके जीवन से जुड़े हुए, आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए सारे विषय शामिल हों और कोई न कोई एक सार्थक समाधान निकल सके, इसलिए ऐसी बहसें जारी रहनी चाहिए। आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे देश का स्वास्थ्य मेरे साथ कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।